नेक्स्ट देखेंगे हम कि डच इंडिया में कब आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, कॉर्नेलिस डी होटमैन। ये कौन थे? ये पहले डचमैन थे जो कि केप ऑफ गुड होप को राउंड करते हुए कहाँ पहुंचे थे? सुमात्रा और वनटाम में पहुंचे थे इन 1596 में। अब देखिए, क्योंकि ये कहाँ पे पहुंचे? सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया के आसपास के इधर की बात हो रही है, तो इसलिए इनका जो ईस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होगा? जकार्ता में होगा। कौन सी जगह पे? बैटविया में। अब हम यहाँ देख लेते हैं द डच इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो गो डच एक प्रोवर्ब होता है, ऐसे याद रखेंगे हम। गो डच, गो डच का मीन क्या होता है कि शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को इक्वली इक्वली बांट दिया है। अब हमें ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने वर्ल्ड का पहला आईपीओ लॉन्च किया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाज लॉन्च्ड बाय द Dutch East India Company in 1602 and which led to the creation of Amsterdam Stock Exchange। ठीक है, गो डच से हमने याद रखना कि शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, और उससे हमें याद रखना है कि ये पहला वर्ल्ड का आईपीओ लॉन्च करते हैं। अब इसी से हमें याद रख लेना है कि ये सब करते करते ही बेचारे, बस ये एक ट्रिक है कि ये 1669 तक ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह रिचेस्ट प्राइवेट इंटरप्राइज पूरे वर्ल्ड में बन जाती है। तो आईपीओ लॉन्च कर दिया, उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा अमीर होते चले गए। अब दूसरी चीज़ हमें ट्रिक से याद रखनी है कि डच को आप डल लेक से याद रखिए। अब डल लेक है तो लेक में क्या होगी? फिश होगी, फिश मतलब मछली। तो इनका जो पहला सेटलमेंट होगा वो मसूलीपट्टनम में होगा 1605 में। और दूसरी चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे डल लेक हमने याद किया वैसे ही पुलिकट लेक जो है, तो पुलिकट से हम याद कर लेंगे उनका जो नेक्स्ट सेटलमेंट था 1609 में कहाँ था? पुलिकट में था। बाकी थोड़ा सा भी डिटेल में देख लेंगे डच सेटलमेंट इंडिया में जो थी। तो सबसे पहले तो ये एक 3 हमें याद रखना है। डल लेक से आपने अगर मछली याद कर लिया तो मसूलीपट्टनम, और पुलिकट लेक याद कर लिया, दूसरा हम क्या याद करेंगे? नागापट्टनम। तो ये जो 3 है क्यों हमें याद रखना है? क्योंकि सबसे पहले हेडक्वार्टर मसूलीपट्टनम में था, उसके बाद हेडक्वार्टर क्या बना? पुलिकट, उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? नागापट्टनम में। अब इसको एक हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि पुली मूवी है, उसमें क्या होता है कि हीरो अपनी आंखों पे लेंस लगा के जाता है, ब्लू आइज करके जाता है ताकि वो फोर्ट में घुस सके। ठीक, तो पुली मूवी है तो पुली मूवी से हम पुलिकट याद रख लेंगे। अब उसने अपनी आंखों पे ब्लू लेंस लगा दिया तो वो नाग जैसे दिखने लग गया, तो नागापट्टनम, इस तरीके से याद रखेंगे पुली मूवी। और वो फोर्ट के अंदर घुसने के लिए उसने ये सब सारी चीज़ें चेंज करी। तो उसने और क्या किया कि अपनी जो स्किन थी उसको बर्न किया, तो सन बर्न करके स्किन, ताकि कोई चिन्ह ना मिले, कोई आइडेंटिफिकेशन मिले ही ना। ठीक है, तो पुली मूवी से हमने पुलिकट याद रख लिया, ब्लू आइज थी उसकी तो नागापट्टनम याद रख लिया। अब उसने क्या किया? सन बर्न कर लिया, सन बर्न से हम याद रख लेंगे सन से सूरत, उसके बाद बर्न से भीमलीपट्टनम, करके से हम याद रखेंगे कराईकल, और स्किन से हम याद रखेंगे चिन। तो स्किन चिन, इस तरीके से थोड़ा सा राइमिंग है, स्किन चिनसुरा। और ऐसा इसलिए किया ताकि कोई चिन्ह ना मिले, ताकि कोई चिन्ह या आइडेंटिफिकेशन ना मिल पाए। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ? कोचिन हुआ। सन बर्न करके स्किन, ताकि कोई चिन्ह नहीं, सन बर्न करके से कराईकल, स्किन से चिनसुरा, ताकि कोई चिन्ह ना मिले से कोचिन। अब ऊपर तो हमने जो देखा ये जो फैक्ट्रीज थी ये ऑल ओवर इंडिया थी एक तरीके से, लेकिन क्योंकि बंगाल जो था वो सबसे मेन ट्रेडिंग सेंटर था, तो हम यहाँ पे जो डच फैक्ट्री लगी उसको देख लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने लगाया पिपली 1613 में, उसके बाद पटना में लगाया, फिर चिनसुरा में लगाया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हमने देखा डच से गो डच, गो डच मतलब आप इक्वल शेयर की बात करते हो। अब इक्वल शेयर मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पी आया, तो एक पी से हमने पिपली याद रख लिया, दूसरे से हमने पटना याद रख लिया, और तीसरे को पी से कैसे याद रखें आप? तो चिनसुरा, चिनसुरा के लास्ट में क्या है? सुरा, असुरा, असुरा जो है वो पापी है, इस तरीके से करके हमने थर्ड भी याद रख लिया। 3P, पिपली, पटना, पापी मतलब असुर, असुर से चिनसुरा। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे कि जो डच थे इन्होंने फोर्ट्स कहाँ कहाँ पे बनाए थे। तो अब फोर्ट की कैसे, अभी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो ये फोर्ट बनाने की ही बात क्यों आई? यू, इतनी बड़ी गुस्ताखी, EWWU, इतनी बड़ी गुस्ताखी। तो एक ही से हम याद रखेंगे फोर्ट इमैनुअल। कब बना? 1503 में बना।
उसके बाद हम याद रख लेंगे W से क्या, विलियम फोर्ट 1714 में। गुस्ताखी से हम याद रख लेंगे फोर्ट गुस्तावस। कहाँ पे ये, चिंसोरा में बना 1628 में। तो भाई इक्वालिटी की बात करते करते, गो डच की बात करते करते आप फोर्ट क्यों बनाने लगे, यू इतनी बड़ी गुस्ताखी, यू तो फोर्ट इमैनुअल, विलियम फोर्ट और फोर्ट गुस्तावस। अब हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स इनके टाइम पे जो हुआ था। तो सबसे पहले ये क्या किए थे, 1641 में मलक्का जो था, मलक्का स्टेट, उसको सीज कर लिए थे और एक तरीके से इन्होंने पोर्टुगीज को डिफीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल। अब ये किसके बीच में हुआ था, तो ये लैनी और त्रावणकोर के जो राजा मार्तंड वर्मा थे उनके बीच में हुआ था। और यहाँ पे जीता कौन था, ये राजा मार्तंड वर्मा जीत गए थे। और इनकी जीत से ये इतना इसको इम्पैक्ट पड़ा था लैनी को कि ये बोला कि भाई अब सब कुछ छोड़ के मैं बस आपकी ही सेवा करूँगा। और इसने पूरी लाइफ लॉन्ग राजा मार्तंड वर्मा के अंदर ही काम किया। वो इतना इनसे खुश हो गया था देख के कि भाई क्या तो राजा है, क्या लड़ा। अब उसके बाद क्या था कि तो यहाँ पे एंग्लो डच राइवलरी भी स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले ये देखने को कहाँ मिला, ये 1605 में अम्ब्योरा इंडोनेशिया के आसपास देखने को मिला। उसके बाद ये सब चलता रहा, 1667 में भी थोड़ी झड़प हुई। उसके बाद थर्ड एंग्लो डच वॉर कब हुआ, 1672 से 1674 के बीच में होता है। अब इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारा ये 1759 का बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिंसुरा, या इसको बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं क्योंकि हुगली रिवर के आसपास की है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था, डच और मीर जाफर एक साइड थे और दूसरी साइड कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ पे। तो बाकी ये सब चलता रहता है और फाइनली इन 1824 में एंग्लो डच ट्रीटी होती है, जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन भी बोलते हैं क्योंकि ये यूके एंड नीदरलैंड के बीच में हो रही थी। कहाँ पे, लंदन में हुई। इसमें क्या होता है कि जो डच हैं ये सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश को दे देते हैं, इंडिया वाली जो चीज़ें होती हैं वो ब्रिटिशर्स को दे दिए इधर पे। और ये जो इंग्लिश कंपनी थी इन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम आपकी सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज करेंगे बट इंडोनेशिया में। तो ये हुआ कि एंग्लो पार्टी जो थी वो इंडिया साइड चली आई और डच को बोला आप इंडोनेशिया में देख लो। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड के बारे में। तो ये जो डच लोग थे इंडिगो को कहाँ से लेते थे, यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, सेंट्रल इंडिया, बिहार के आसपास नील की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, तो इंडिगो को कहाँ से लेके जा रहे हैं, ये यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से। नेक्स्ट है टेक्सटाइल और सिल्क कहाँ से जाएगा, बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल से। ठीक है, कोरोमंडल उधर की साड़ियाँ फेमस है, बंगाल की भी साड़ियाँ फेमस है। इस तरीके से हमने टेक्सटाइल और सिल्क याद रख लिया। उसके बाद है सॉल्ट पीटर, कहाँ से, जो कि बिहार से ले रहे थे। अब कैसे याद रखेंगे, सॉल्ट पीटर है क्या, वैसे ये कंपाउंड है जो कि गन पाउडर बनाने में यूज़ होता है। तो वो देखा होगा ना, बिहार वाला एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रहा था कि छोटे छोटे बच्चे वो बम बना रहे थे और उनके हाथ में ही फट जाता है। तो बिहार से वो बम वाला इंसिडेंट से हम याद रख लेंगे सॉल्ट पीटर। उसके बाद ओपियम एंड राइस फ्रॉम द गंगा वैली। अब राइस को तो हम याद ही रख सकते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है, तो गंगा वैली में चावल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ से राइस ले रहे हैं। और उसी के साथ हम याद रख लेंगे कि ओपियम भी यहीं से ले रहे हैं। एंड उनका मोनोपोली था किसके ट्रेड में, ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस के ट्रेड में।